अंग्रेज़ों ने लगभग 200 सालों तक हम पर हुकूमत किया और कहते थे कि ब्रिटिश शासन में, यानी जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी दुनिया पर, तो उनके राज्य में कभी सूरज डूबता नहीं था। उसकी वजह ये थी कि दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर उनकी हुकूमत थी कि एक जगह सूरज डूबता तो दूसरी जगह उगता। तो एक साथ कभी ऐसे नहीं हुआ कि अंग्रेज़ों के राज में एक साथ कभी सारे देश में सूरज डूबा हो। तो इससे ये मुहावरा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि दुनिया भर के देश एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं और अंग्रेज़ों ने लगभग इतने देशों पर कब्जा कर लिया था कि जो टाइमिंग थी, टाइम जोन, वो भी अलग था। और इसीलिए कहते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने में, अंग्रेज़ों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत क्यों की और खुद ब्रिटेन का भी गुलाम क्यों नहीं बना इस दौर में? तो जो इतिहासकार या एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो पूरा ब्रिटेन है वो चारों तरफ समंदर से घिरा हुआ है। ज़मीन से लगती हुई कोई सरहद नहीं है उसकी, चारों तरफ ओशन है, समंदर है। अब अगर उसी हिसाब से मैं बात करूं अपने देश की, इंडिया की, तो आप ये देखेंगे कि एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ पाकिस्तान, इधर नेपाल और भी, मतलब हमारी तमाम सीमाएं लगी हुई। उधर ईरान, इराक को उठा लीजिए। जो ज़्यादातर देश एक दूसरे से लड़ते हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया को ले लीजिए, उनकी दिक्कत यही है कि उनकी सीमाएं, सरहद ज़मीन से एक दूसरे से जुड़ती हैं। कहते हैं कि जिनकी ज़मीन से सरहदें लगती हैं उन दो देशों में, पड़ोसी देशों में, रिश्ते हमेशा कुछ ना कुछ कड़वाहट भरे होते हैं, और जिनकी सरहद ही नहीं लगती तो फिर टेंशन ही नहीं। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसकी सरहद के चारों तरफ ज़्यादातर समंदर है, पानी है, सिर्फ कुछ देशों को छोड़ दे दो। ये जो मैं आपको नक्शा दिखा रहा हूं, इस नक्शे को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें ये बीच में, सेंटर में यूएसए है। यूएसए के अगर आप आसपास करीब में जाएं तो नीचे है गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको से यूएस की सरहद लगती है, बॉर्डर लगती है, कनाडा से भी लगती है। तो ये दो ऐसे देश हैं जिससे अमेरिका की सरहद जमीन से जुड़ती है। बाकी चारों तरफ आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ समंदर है। यानी मैक्सिको और कनाडा अगर ये अमेरिका से मिल जाए, या अमेरिका इन पर कब्जा कर ले, या अमेरिका इनको अपने साथ मिला ले, तो फिर अमेरिका भी ब्रिटेन की तरह वो देश बन जाएगा जिसके चारों तरफ सिर्फ समंदर होगा। यानी अगर अमेरिका पर कभी कोई देश हमला करना चाहेगा तो समंदर के रास्ते ही आना पड़ेगा। कुछ वक्त पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ये कहा भी था कनाडा को कि हम उसको 51 स्टेट अपना मानते हैं, 51वां राज्य। अमेरिका में कुल 50th स्टेट है, 50 स्टेट है, और कनाडा को उन्होंने कहा था कि हम 51वां स्टेट मानते हैं। उसी तरह जो मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, कुछ वक्त पहले उसका अमेरिका ने नाम पलटकर अमेरिका की खाड़ी रखने का एक वो दिया था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि अगर आप देखें तो वेनेजुएला के बाद एक ऐसे देश का नाम चर्चा में आया है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग पहले जानते होंगे। इस देश का नाम है ग्रीनलैंड। अगर इसी नक्शे में आप देखेंगे तो ये ग्रीन लाइन राइट में टॉप पर जाकर आपको ये दिखाई देगा। उसके नीचे डेनमार्क। डेनमार्क की वजह यह है कि इस ग्रीन लाइन पर जो ग्रीनलैंड देश है, इस पर डेनमार्क की एक तरह से हुकूमत है। यहाँ की सेना, यहाँ की फॉरेन पॉलिसी, यहाँ की करेंसी, तो एक तरह से एक उपनिवेश है डेनमार्क का। लेकिन ग्रीनलैंड एक आज़ाद देश है डेनमार्क की निगरानी में। तो आजकल चर्चा में यही है, और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के बाद ये धमकी दी थी कि अगला नंबर ग्रीनलैंड का हो सकता है। अब सवाल ये है कि ग्रीनलैंड ज़मीन से सरहद तो लगता ही नहीं, इतनी दूर समंदर में एक छोटा सा देश डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों, और ये सुर्खियों में क्यों? तो इसी ग्रीनलैंड की पूरी कहानी आज आपके सामने है कि अमेरिका क्यों चाहता है। और कमाल ये है कि क्या आपने सुना है कि कोई देश ये प्रपोजल रखे कि भाई हमें उस देश को खरीदना है, और आजकल यही चर्चा चल रहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है। खबर तो ये भी है कि अमेरिका ग्रीनलैंड के हर नागरिक को लगभग $1 लाख, इंडियन करेंसी में आप आएँ तो करीब 90 लाख रुपए देना चाहता है कि ये पैसे ले लो और बस तुम अमेरिका के साथ हो लो। तो $1 लाख पर सिटीजन के हिसाब से अमेरिका इस एक देश ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है। अब ये भी है कि अगर टोटल इस पर खर्च किया जाए तो लगभग $6 बिलियन का खर्च आएगा हर नागरिक को पैसा देने पर। और अगर ग्रीनलैंड के नागरिक बिके नहीं तो अमेरिका ने यह धमकी दी है कि वो हमला भी करेगा और ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा। लेकिन ग्रीनलैंड पर एक तरह से डेनमार्क
की ही सारी निगरानी में ये देश चलता है। और डेनमार्क नाटो का मेंबर है, डेनमार्क यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, यूरोप के सारे देश भी। तो इसीलिए यूरोप के जितने देश हैं, चाहे फ्रांस हो, इटली हो, ब्रिटेन हो, जितने भी, वो सब अमेरिका की इस दादागिरी के खिलाफ हैं कि आप ग्रीनलैंड पर अगर कब्जा करते हो या खरीदने की कोशिश करते हो तो ये ठीक नहीं होगा। बल्कि ये भी हो सकता है कि फिर नाटो ही टूट जाए, जिस नाटो को बनाया गया था जिस मकसद के लिए। क्योंकि अगर नाटो के ही देश के एक मेंबर पर अमेरिका कब्जा कर लेगा, जो खुद अमेरिका नाटो का मेंबर है, तो फिर काहे का समझौता। लेकिन सवाल यह कि ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजर क्यों है और क्यों चाहते हैं। ग्रीनलैंड सिर्फ 57,000 की आबादी है। 57,000 लोग ही ग्रीनलैंड में रहते हैं। सोचिए, दुनिया के सबसे छोटे देश में से एक। लेकिन अगर इसके पूरे इलाके, इसकी ज़मीन और बाकी चीज़ों को जोड़ें तो ये दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। आबादी सिर्फ 57,000 है। जैसे रशिया को आप देख लीजिए, असल में 57,000 लोग मसला नहीं है। अमेरिका को ये ग्रीनलैंड इसलिए चाहिए कि अगर ग्रीनलैंड एक बार अमेरिका के साथ हो गया, ग्रीनलैंड को खरीद लिया या कब्जा कर लिया, तो फिर ब्रिटेन वाली सूरत हाल अमेरिका के साथ हो जाएगी। अमेरिका बेफिक्र हो जाएगा अपने दुश्मनों से, और सबसे बड़ा दुश्मन है उसका रूस। तो रशिया फिर अमेरिका पर हमला सिर्फ एक ही रास्ते से कर सकता है, और वो है समंदर के रास्ते से। बीच में ग्रीनलैंड भी अगर अमेरिका का हो गया और अमेरिका ने अपना यहाँ आर्मी बेस से लेके नेवल बेस और सारी चीज़ें बनाई, तो जब रशिया अमेरिका पर हमला करने के लिए आएगा तो रास्ते में पहले उसे इस ग्रीनलैंड से निपटना पड़ेगा, जहाँ अमेरिकी फ़ौज, अमेरिकी नेवल, सारे लोग, उनकी जंगी बेड़ी जहाज़ तैनात होंगे। उसके बाद अमेरिका तक पहुँच होगी। तो अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के साथ आ गया, कनाडा को 51वां राज्य बोल ही रहे, मैक्सिको को अपने साथ कर लिया, तो जिस ब्रिटिश साम्राज्य ने दुनिया पर हुकूमत की, जिसके राज्य में कभी सूरज डूबा नहीं, सेम सिचुएशन में अमेरिका होगा। एक ऐसा देश जिसकी सरहद किसी के दूसरे देश के साथ ज़मीन से नहीं जुड़ी होगी, और ऐसा देश जिसके चारों तरफ समंदर होगा, और एक ऐसा देश जिस पर अगर किसी दुश्मन देश ने हमला किया तो सिर्फ और सिर्फ समुद्री रास्ते से कर सकता है। और अमेरिका की ताकत है समंदर। इस दुनिया में सबसे पावरफुल जो नेवी है वो अमेरिका के पास है। कहते ये भी हैं कि कोई अकेला देश अमेरिकन नेवी का सामना कर ही नहीं सकता, बहुत सारे देशों को मिलकर करना पड़ेगा। तो इसीलिए अमेरिका की नज़र है इस ग्रीनलैंड पर, ताकि दुनिया की तरफ से बेफिक्र हो जाए और उसकी दादागिरी और बढ़े, और वो जब तब चाहे जिस देश को धकियाए, धमकाए और अपने हिसाब से अपनी हुकूमत चलाए, जैसे अभी वेनेजुएला में हुआ, ईरान में हो चुका है, इराक में हो चुका है, बाकी देशों में। तो इसीलिए ये ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए सबसे ज़रूरी हो गया। 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था कि उनके पास एक शानदार रियल एस्टेट डील है, और इसी ग्रीनलैंड को लेकर कहा था, मतलब पूरे देश को उन्होंने रियल एस्टेट डील बता दिया था, और उनका यही था कि वो इस देश को खरीदना चाहते हैं, चाहे जिस तरीके से और न बिके तो फिर कब्जा करेंगे। अभी धमकी भी दी है। तो ट्रंप का मकसद और इरादा यह है कि अमेरिका को एक अखंड अमेरिका बनाया जाए। आसपास के सारे देश ज़मीन से जो मिले हुए हैं, मैक्सिको हुआ, कनाडा हुआ, और उधर ग्रीनलैंड, तो ये सब मिल गया तो फिर अमेरिका का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि बीच समंदर में दूर दूर से कोई कहाँ क्या कर लेगा। तो इसका नतीजा ये होगा कि एक ऐसा अमेरिका महाद्वीप बन जाएगा जिसका एक सत्ता, एक कमांड होगा। ग्रीनलैंड पर अगर हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा एक एरिया इसके पास होगा, और ग्रीनलैंड को मिलाने के बाद अमेरिका रशिया से भी बड़ा भौगोलिक एरिया के हिसाब से देश बन जाएगा। अब अमेरिका अगर ग्रीनलैंड को अपने साथ मिला लेता है तो फिर हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा दुश्मन देशों को उस पर हमला करने के लिए। अगर आप रशिया को भी ले लें तो हमला करना इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के पास। वो एक तरह से अपने आप को बड़ा सुरक्षित महफूज मानेगा। नौसेना बेजोड़ है ही अमेरिका के पास, और दूसरा कि वहाँ पर इस ग्रीनलैंड में गजब के संसाधन हैं, मतलब प्राकृतिक। एक एक करके आपको बताता हूँ। अमेरिकी नौसेना जो है, चूँकि ग्रीनलैंड के बाद समंदर वाला पूरा मामला है, दुनिया के सबसे बड़ी और ताकतवर नेवी है अमेरिका के पास। इनके पास दर्जनों एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं, परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियाँ हैं, दुनिया के कुछ ही देशों के पास हैं। कोई भी देश अकेले अमेरिका की नौसेना को चैलेंज कर ही नहीं सकता। और सबसे ज़रूरी ये है कि ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है
ये वाली जो चीज़ें हैं ये दुनिया को भी पता है और अमेरिका फ्यूचर देख रहा है। सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर का भंडार ग्रीनलैंड के पास है, फ्रेश वाटर रिजर्व, पीने का पानी। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के साथ बाकी सब दुनिया उलट पलट हो रही है, तो आने वाले वक्त में पीने का पानी उसकी भी संकट हो सकती है। लेकिन कहते हैं कि ग्रीनलैंड वो जगह है जो दुनिया के बाकी हिस्सों को साफ पीने का पानी दे सकता है। और बहुत सारे एक्सपर्ट ये मान चुके हैं कि आने वाली जो जंग है वो तेल और बाकी चीज़ों के लिए नहीं, शायद पानी के लिए हो। तो इस हिसाब से जिसके पास ग्रीनलैंड, पानी का भंडार, और सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं बल्कि आजकल जो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो जो सर्वर होता है इन सारी चीज़ों के लिए, हाई एनर्जी कंजम्पशन AI के सर्वर और बाकी चीज़ें, उन सर्वर को हमेशा कूलिंग के लिए पानी चाहिए होता है फ्रेश। और कहते हैं लाखों टन साफ पानी इस चक्कर में बर्बाद होता है। तो कूलिंग के लिए जब फ्रेश वाटर ज़रूरी होगा AI और बाकी चीज़ों के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, तो ग्रीनलैंड से बेहतर जगह क्या है। अमेरिका ये भी चाहता है कि एक बार ग्रीनलैंड उसके कब्जे में आ गया तो अपने सारे सर्वर, सारे प्लांट, AI से लेके बाकी चीज़ें ग्रीनलैंड में इस्टेब्लिश करेगा, क्योंकि वहाँ पानी का अथाह भंडार और फ्रेश वाटर, दुनिया का सबसे फ्रेश वाटर ग्रीनलैंड में मिलता है। तो अमेरिका का अपना पानी जो मेनलैंड का पानी है वो क्यों इस सर्वर को कूल करने के लिए या कूलिंग के लिए बर्बाद करेगा। तो एक नज़र उसकी इस पर भी है कि ग्रीनलैंड के बाद ये सारे मसले हल हो जाएंगे। बहुत पहले इसी नक्शे में आप देखिएगा अमेरिका के पास एक अलास्का, ये ऊपर में है, कनाडा से जस्ट पहले, करीब 200 साल पहले अमेरिका ने अलास्का को रशिया से ख़रीदा था। तब वो USSR हुआ करता था शायद 200 साल पहले। तब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि एक बंजर ज़मीन को अमेरिका क्यों ख़रीद रहा है, अलास्का को लेकर क्या मिलेगा। लेकिन तब भी अमेरिका ने बहुत दूर की कौड़ी सोची थी। एक अलास्का ऐसी जगह जहाँ कुछ नहीं है और अमेरिका उसको ख़रीद रहा है। भाई कोई भी लेन देन होता तो होता ना, आदमी फ़ायदा देखेगा। तब दुनिया के ज़्यादातर देश अमेरिका पर हंसे थे कि एक बंजर ज़मीन सी जगह अलास्का को अमेरिका ने ख़रीद लिया, जहाँ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है और कोई वहाँ पे फ्यूचर या भविष्य नहीं था। लेकिन 200 साल बाद वही अलास्का क्या हुआ अमेरिका के लिए। दुनिया, अमेरिका का जो तेल और गैस का जो विशाल भंडार मिला इसी अलास्का से, और यही अलास्का अब अमेरिका के लिए एक दुश्मन देशों को और बाकी के लिए एक सैन्य अड्डा और उसके तौर पर भी उसने अपना उसको डेवलप कर दिया। तो जो अलास्का कभी बंजर हुआ करता था, एक तो कुदरती तेल और गैस का विशाल भंडार मिल गया, उसके अलावा अमेरिका का ये एक बहुत बड़ा राज्य बन गया अलास्का। और आज अलास्का के बारे में जो लोग पहले हंसते थे अब खामोश है। तो अमेरिका की ये है कि वो आने वाले कई 50, 100, 200 साल के बाद की सोचता है। सेम ग्रीनलैंड को लेकर है। ग्रीनलैंड को अभी भी लेके फौरन को फ़ायदा नहीं होगा अगर कल को ख़रीद लिया या कब्जा कर लिया, लेकिन आने वाले 100-200 साल में सोची फिर अलास्का जैसी हालत ग्रीनलैंड हो जाएगी। और वैसे भी अभी से इसकी इम्पोर्टेंस है। जो पूरा ग्रीनलैंड है इसमें डेनमार्क की सेना, डेनमार्क की करेंसी और डेनमार्क की फॉरेन पॉलिसी, मतलब ग्रीनलैंड वाले वो मांगते हैं। हालांकि यहाँ अपना इनका चुनाव होता है। आप हैरान रह जाएंगे कि 57,000 की आबादी वाले इस देश ग्रीनलैंड में कुल 200 सैनिक हैं, 200 जो डेनमार्क के हैं। बाकी वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ये सब ग्रीनलैंड के अपने लोग, वहाँ के अपने कानून बनते हैं, उसी से चलता है। हालांकि ग्रीनलैंड के लोग भी अब बहुत सारे आज़ादी की मांग करते हैं कि अब वो डेनमार्क से अलग हो जाए, लेकिन उसका फ़ायदा भी होता है। डेनमार्क चूँकि नाटो का देश है तो ग्रीनलैंड बचा रहता है, क्योंकि कोई ग्रीनलैंड पर हमला करेगा तो फिर वो नाटो पर हमला माना जाएगा। अब जब 57,000 की आबादी है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ चुनाव भी उसी पैमाने पर होते होंगे। तो वहाँ पे भी जो होते हैं पार्लियामेंट्रियन सिस्टम है, सांसद होते हैं। कुल मिलाकर इस ग्रीनलैंड में 31 MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप हमारे जैसे होते हैं, 31 सांसद होते हैं। हर 4 साल में यहाँ चुनाव होता है। अब चूंकि 31 सांसद हैं और 4 साल में चुनाव होता है, पहले ये था कि डेनमार्क ने कहा था कि भाई इस चुनाव में हमारी पार्टी भी हिस्सा लेगी जो हमारे हैं, और आपके यहाँ से जो भी है ले। लेकिन हुआ ये कि जो पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश थे वो जब भी चुनाव होता हार जाते, और डेनमार्क में ज़्यादातर लोग जो जीतते वो इंडिपेंडेंट जीतते थे। फिर ग्रीनलैंड के अपने भी कुछ छोटी मोटी पार्टियां बनी, वो चुनाव लड़ने लगे। लेकिन 31 MP और उसमें से 16 जिसके पास MP हो वही उसकी सरकार बनती थी 4 साल के लिए। बट ऐसा बहुत ही कम हुआ, इक्का दुक्का बार,
जब किसी को मेजोरिटी मिली, तो ग्रीनलैंड की खूबसूरती है कि जब भी चुनाव होता है किसी एक को मिलता ही नहीं है 16, तो क्या करते हैं वो 3, 4, 5 मतलब आपस में ही सब मिलकर अपना सरकार बनाते हैं और बड़ी प्यार मोहब्बत से सरकार चलाते हैं। 57,000 की आबादी है तो कोई इशू भी नहीं है उनको कि बहुत लड़ाई झगड़ा या उस तरह की चीज़ें जो बाकी बड़े देशों में है। तो बड़ा कूलली ये वो देश है ग्रीनलैंड जहाँ कोई सड़क नहीं है, और उसकी वजह ये है कि इसका 80% से 90% पूरा इलाका जो ग्रीनलैंड का है वो बर्फ़ से ढका रहता है। सिर्फ 10 से 20% ऐसा है जहाँ बर्फ़ नहीं है और इंसान रहते हैं, बचते हैं, और वहाँ उनकी आबादी है। तो इसीलिए वहाँ सड़क नहीं है। वहाँ के लोग ज़्यादातर सफ़र के लिए एक डॉग कार्ट, कुत्ता गाड़ी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, बर्फ़ पे वो चलता है, या नाव या चॉपर। हालांकि एक एयरपोर्ट भी है इंटरनेशनल जो डेनमार्क या आइसलैंड से होकर यहाँ तक पहुँचते हैं। तो सोचिए वो देश जहाँ पे सड़क भी नहीं है और लोग नाव, डॉग यार्ड और चॉपर इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। 80% आबादी यहाँ की इस ग्रीनलैंड की राजधानी में रहती है जिसका नाम शायद नूव है, और बाकी जो आसपास के छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पे रहते हैं। पूरे इस ग्रीनलैंड में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत ये होती है कि यहाँ का तापमान चूँकि 80 से 90% इलाका बर्फ़ से ढका हुआ है, तो यहाँ सबसे अगर गर्म बोले मौसम वो भी 10 डिग्री के आसपास होता है। और मई से जुलाई, ये 2 महीना मई, जून और जुलाई के बीच में, मतलब 25 जून से कहते हैं शायद 20 मई से लेकर 20 जुलाई तक इस ग्रीनलैंड में रात होती ही नहीं है। सूरज डूबना भूल जाता है, तो यहाँ पता नहीं चलता है रात कब। तो ये 2 महीने हर साल होता है, मई से लेकर जुलाई तक। और 30 जून को जब फिर सूरज पहली बार रात होती है, सूरज डूबता है, तो वहाँ ये 30 जून की तारीख फिक्स रहती है लगभग। तो 30 जून को ही नेशनल हॉलीडे करार दिया जाता है। जब 2 महीने के दिन के बाद पहली बार रात होती है, सूरज डूबता है, अंधेरा होता है, उस तारीख को 30 जून को नेशनल हॉलीडे करार दिया जाता है। तो सोचिए जहाँ सड़क नहीं, जहाँ की आबादी सिर्फ 57,000, जहाँ 31 MP चुने जाते हों, और एक बर्फ से लगभग ढका हुआ छोटा सा देश, उस पर दुनिया का सबसे ताकतवर देश कब्जा करना चाहता है। या तो प्यार से बिक जाओ, खरीद लेंगे, और नहीं तो धमका कर हमला करेंगे, तुम्हें कब्जे में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद को सुरक्षित और मजबूत करना चाहता है अमेरिका। एक बार ये आ गया तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यूरोप या रशिया की तरफ से अगर कभी अमेरिका पर हमला हुआ तो पहले उसे ग्रीनलैंड से निपटना होगा। अमेरिका ग्रीनलैंड में अभी भी वहाँ पर उसके कुछ सैनिक बेड़े हैं, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें अपना एक पूरा इस्टेब्लिशमेंट कायम करेगा। और जब भी कोई, अब चूँकि ज़मीन के रास्ते तो कोई आएगा नहीं अमेरिका पे हमला करने, तो सैकड़ों किलोमीटर दूर से समंदर के रास्ते किसी भी देश के जंगी सारे बेड़े चले आ रहे हों, तो उन्हें पहले इसी ग्रीनलैंड से निपटना होगा। वहाँ अमेरिका के सैनिक होंगे, वहाँ उनकी नेवी होगी, और तब कहीं जाकर वो अमेरिका पहुँचेंगे। तब तक तो अमेरिका उनसे रास्ते में ही निपट लेगा। तो इसीलिए अमेरिका अपनी दादागिरी के ज़रिए इस छोटे से देश ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है। जिस डेनमार्क के ज़रिए ये ग्रीनलैंड सुरक्षित है, क्योंकि डेनमार्क की आर्मी है, वहाँ 200 ही आर्मी के लोग हैं, क्योंकि कभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं, बड़े शांतिप्रिय लोग हैं। उन डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने जब उन तक ये पहुंची, अमेरिका ने धमकी दी, ट्रंप ने कहा कि अगला नंबर ग्रीनलैंड का होगा, अब ये है प्यार से ख़रीद लें या जंग से कब्जा कर लें। तो डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी इज्जत के साथ अमेरिका और ट्रंप से कुछ कहा। उन्होंने कहा, भाई आप बहुत बड़े देश हैं, बहुत ताकतवर हैं, हम तो बहुत छोटे से हैं, लेकिन अगर आप ऐसी कोई हरकत करेंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर की ये बातें आप सुनें। I would like to take this opportunity to send a message directly to the United States of America. The US is a big country and Denmark is a small one. We have looked up to you and you have inspired us. Because since the Second World War, you have defended the free world, created prosperity and progress, peace and freedom. And we have tried to give back to you by always supporting you. And by showing up every time you called. In us, you have a friend that has always kept our word, a friend you have always been able to rely on. There is nothing I want more than
for our friendship to continue. Because if we let ourselves be divided as allies, then we do our foes a favor. And I will do everything that I can to prevent that from happening. Therefore, when you ask our businesses to invest in the US, they do. When you ask us to spend more on defense, we do. And when you ask of us to strengthen security in the Arctic, we are on the same page. But when you demand to take over a part of the kingdoms of Denmark territory, when we are met by pressure and by threats from our closest ally, what are we to believe in about the country that we have admired for so many years? The country that, if any, have stood up for others' freedom. You know us, you know what we stand for, and you know that we don't give in. And that is why I have to say very clearly, national borders, sovereignty of states, and our integrity, these are all principles rooted in international law. These are fundamental principles. तो इन्होंने अपनी तरफ से कह दिया, पूरा यूरोप, उधर ब्रिटेन से लेकर रशिया, सभी लोग डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ हैं और सभी का कहना है वेनेजुएला के बाद अगर गलती से भी आपने ग्रीनलैंड की तरफ आंखें उठाई या वहाँ के लोगों को खरीदने की कोशिश की या कब्जा करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। नाटो तो पहले ही टूट जाएगा। लेकिन उधर अमेरिका का ये है कि अगर एक बार मैक्सिको, कनाडा और ये ग्रीनलैंड अमेरिका के हत्थे चढ़ गया, कब्जे में आ गया, तो इस पूरी दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से रशिया से भी बड़ा हो जाएगा अमेरिका, ज़मीन और समुद्र को अगर अपना पे जो कब्जे में है। तो सुपर पावर और भी ज़्यादा सुपर हो जाएगा। लेकिन इंसानी भूख कब खत्म होती है तो पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन हालात नाजुक हैं। अगर अमेरिका ने वाकई ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो शायद दुनिया का एक बड़ा तबका, एक बड़ा हिस्सा देशों का इसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो आने वाले वक्त में देखिए क्या होता है। फिलहाल इस कहानी में इतना ही।